शो 10 अक्टूबर को जो यूपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। उसमें जो मेनली जो पॉलिटिकल सेक्शन है, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो पॉलिटी में अराउंड 18 to 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, हम उनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन था उसका, वी अडोप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल्स, बट हाउ डज आर मॉडल डिफर फ्रॉम दैट मॉडल्स। सो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन था, एज रिगार्ड लेजिस्लेशंस द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सेवरिन्स, बट इन इंडिया द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इज़ लिमिटेड। सो जो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन था वो बिल्कुल सही था। सेकंड ऑप्शन है, इन इंडिया मैटर रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी of the amendment of an act of the parliament are referred to the constitutions benched by the supreme court। सो तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो भी बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ क्वेश्चंस आर बोथ ऑप्शंस आर राइट। सो द थर्ड ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सो तो पॉलिटिक्स सेक्शन का जो दूसरा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है। इस क्वेश्चन को बहुत सारा एनालाइज करने के बाद भी ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं, अगर आपको कहीं पे ये क्वेश्चन अगर इसके आंसर्स मिल गया तो तो जो थर्ड क्वेश्चन था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। राइट टू प्राइवेसी इज़ प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसका आंसर सी इज़ द राइट आंसर, आर्टिकल 21। सो तो पॉलिटिकल सेक्शन का चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन है, इन इंडिया देयर इज नो लॉ रिस्ट्रिक्टिंग द कैंडिडेट फ्रॉम कंटेस्टिंग इन वन लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ऑप्शन नंबर 2 है, इन लोकसभा इलेक्शन श्रीदेवी लाल कंटेस्टेड फ्रॉम 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ऑप्शन थर्ड है, as per the exciting rules, if a candidate contests in one Lok Sabha election from many constituencies, his party should bear the cost of by elections to the constituencies located by him in the events of him winning in all the constituencies। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है, और ऑप्शन सी भी गलत है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 2 बी ओनली है। जो तो जो तो 1991 के टाइम पे ताऊ देवीलाल जी, उन्होंने फिर 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ा था, सीकर, रोहतक एंड फिरोजपुर। उन्होंने वहाँ से एक फिर विधानसभा क्षेत्र से भी लड़ा था, गिरई असेंबली से। तो जिसमें वो चारों सीट्स को हार गए थे। तो फिर बाद में 1996 के टाइम पे इलेक्शन कमीशन ने ये वाला रूल बिल्कुल हटा दिया था कि कोई भी आदमी जो है, कोई भी कैंडिडेट जो है कि 2 सीट से ज़्यादा उस पर लड़ नहीं सकता। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन इसीलिए आया है क्योंकि रिसेंटली जो जो इलेक्शन कमीशन है वो ऐसा अप्रोच कर रहा है कि इसको भी हटा दिया जाए, कि कोई भी कैंडिडेट ओनली एक ही विधानसभा क्षेत्र से या एक ही लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। क्योंकि उसमें ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे खर्चा करना पड़ता है। अगर वो दोनों सीट्स जीत भी गया तो फिर जो एक उसको एक सीट चुननी पड़ती है और दूसरे से रिज़ाइन करना पड़ता है, और फिर दूसरी सीट के लिए फिर वहाँ से री इलेक्शन होते हैं, उपचुनाव होते हैं, तो फिर उसके लिए फिर खर्चा हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन इसीलिए आया है। तो इसका आंसर बी इज़ द राइट आंसर। तो पॉलिटी का फिफ्थ क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑप्शन 1 है, राइट टू सिटी इज़ एन एग्रीड ह्यूमन राइट and the UN habitat monitor the commitments made by each country in this regards। दूसरा ऑप्शन है, राइट टू सिटी give every occupants of the city the right to reclaim public space and public participations in the city। थर्ड ऑप्शन है, राइट टू सिटी means that the state can't deny any public service or facility to the unauthorized colonies in the city।
तो आंसर इसका जो आंसर है वो ए तो बिल्कुल सही है, बी भी बिल्कुल सही है और सी बिल्कुल रॉन्ग है। अगर आप इसके बारे में अगर डिटेल जानना चाहते हैं तो गूगल पे सर्च कीजिएगा यूएन चार्टर राइट टू सिटी। तो उन्होंने उस पर बिल्कुल एक अपना पूरा एक स्टेटमेंट दिया है कि राइट टू सिटी के लिए क्या क्या होना चाहिए। हम इस क्वेश्चन को कॉमन सेंस से भी कर सकते थे, बाकी तो नॉलेज तो होना ही चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। तो 1 2 तो सी इज़ द राइट आंसर। सो इस क्वेश्चन का आंसर है सी 1 and 2। सो इसका जो दूसरा फिफ्थ सिक्स्थ क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन है जुडिशियल कस्टडी मीन्स अन अक्यूज्ड is in the custody of the concerned magistrate and such accused is looked up in police station not in jail। तो ये बिल्कुल गलत है। सेकंड ऑप्शन है ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इज इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। तो ये बिल्कुल सही है। तो उसके लिए किसी भी अगर जो चार्ज इंट्रोगेशन वाला है, तो इंट्रोगेशन वाली पुलिस है, तो उसको कोर्ट के लिए एक बार अप्रूवल लेना पड़ता है। तो इसका ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 2 ओनली। तो सेवन्थ क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है व्हेन अ प्रिजनर मेक्स आउट अ सफिशिएंट केस parole can't be denied to such prisoner because it's become a matter of his and her right। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। सेकंड ऑप्शन है स्टेट गवर्नमेंट हैज़ देयर ओन प्रिजनर रिलीज ऑन parole रूल्स। तो ये बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। सो 2 ओनली इज़ द राइट आंसर। सो 84 है। 84 मीन्स एट्थ क्वेश्चन है पॉलिटी का। एट द नेशनल लेवल विच मिनिस्ट्री इज़ द nodal agencies to ensure effective implementation of the scheduled tribes and other traditional forest dwellers एक्ट 2016। तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन था जिसका आंसर है डी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। सो डी इज़ द राइट आंसर। सो 10th क्वेश्चन है a legislation which confers on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of applications of the law violates which one of the following article of the Constitution of India। तो इसका आंसर है ए आर्टिकल 14 विच इज़ डायरेक्ट आंसर। सो ए इज़ द राइट आंसर। सो 86 का आंसर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज़ एन एसेंशियल फीचर्स दैट इंडिकेट दैट इज़ अ फेडरल इन कैरेक्टर। सो द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज safeguarded। ऑप्शन ए आई थिंक विच इज़ रॉन्ग। द सेकेंड है द यूनियन लेजिस्लेचर हैज़ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनाइटेड। तो ये कुछ हद तक सही है। द यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम रीजनल पार्टीज। सो दिस इज़ रॉन्ग। द फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सिबल्स बाय कोर्ट ऑफ लॉ। सो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। So B is the right answer। So and 87 which one of the following best define the term state। तो इसमें a community of person permanently occupying a definite territory depending on external control and possessing an or organized government। So it can be
इट कैन बी द आंसर। सेकंड है अ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड peoples of a definite territory and possessing an authority to govern them, maintains law and order, protect their natural right and safeguard their means of sustenance. So this is wrong. A number of persons who have been living a definite territory for a very long time, so with their own cultures, traditional and government. So दिस सो ये हो सकता है, लेकिन एक कुछ ज़्यादा अच्छे से किसी स्टेट की डेफिनेशन को डिफाइन करता है। सो डी है अ सोसाइटी परमानेंटली लिविंग इन अ डेफिनेट टेरिटरी विद अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड एग्जीक्यूटिव responsibility to the central authority and an independent judiciary. So this is also wrong. So A is the right answer for 87. So 88 है with reference to Indian judiciary consider the following statement. The first है any retired judge of Supreme Courts of India can be called back to sit and act as a Supreme Court judge by a Chief Justice of India with prior permissions of the President of India. So this is right answer. Second है a High Court in India has the power to review its own judgment as a Supreme Court does. So this is also right. So the answer for 88 is A and B both are the right answer for this. So question 89 of Indian polity is with reference to India consider the following statement. So the first statement is uh, there is only one citizens and one domiciles. uh, this is right answer. A citizen by birth only can become the head of state. So this is wrong. So ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि जो यहाँ बॉर्न होगा वही किसी स्टेट का हेड होगा, तो दिस इज़ रॉन्ग. A foreigner once granted the citizens can't be deprived of it under any circumstances. So this is also wrong. So the answer for 89 is 1. Only 1 is the right answer. So 90 question is which one of the following factor constitutes the best safeguard of liberty in liberal democracy. फर्स्ट ऑप्शन है अ कमिटेड जुडिशरी, हो सकता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. सो दिस इज़ रॉन्ग. वी कांट सेंट्रलाइज द पावर्स. सो दिस इज़ रॉन्ग. इलेक्टेड गवर्नमेंट्स, तो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स तो बात हो ही रही है. सो दिस इज़ रॉन्ग. fourth is separation of powers. So this also can be the right answer. So I'm a little bit confused about this question. so I think UPSC कुछ भी कर सकता है. ए और डी में से कुछ भी हो सकता है. सो जहाँ तक मुझे लगता है डी इज़ द राइट आंसर. सो यू कैन गो विद डी. सो 91 है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन concentration of wealth violations, the right to equality, the directive principle of state policy, the right to freedoms, the concept of welfare. So this is direct question. So B is the right answer for this. DPSP. So the question 92 is what is the position of a right to property in India. लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स. लीगल राइट तो है, बट दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द सिटीजन, इट इज़ फॉर एनी पर्सन्स. सो दिस इज़ रॉन्ग. सो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस. सो ये पहले फंडामेंटल राइट था, तो अब जो कि ये जो आता है वो आर्टिकल 300 क्लॉज ए के अंडर आता है. सो अब ये लीगल राइट हो गया है जो विच इज़ फॉर एवरी पर्सन हु लिव्स इन इंडिया. सो 93 है व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950. सो द डेमोक्रेटिक पब्लिक, ये तो था ही, इसके साथ सेवरिन वर्ल्ड भी जुड़ा था.
सो बी इज़ द राइट आंसर। तो सोशलिस्ट एंड सेक्युलर ये बाद में आई थिंक 76 के टाइम पे जुड़ा था। सो बी इज़ द राइट आंसर। सो लास्ट क्वेश्चन है पॉलिटी का लास्ट क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स ऑप्शन ए अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ अ नेशन विद फेडरल स्ट्रक्चर। ऑप्शन डी है अ गवर्नमेंट हुज हेड इंजॉय नॉमिनल पावर। ऑप्शन सी है अ गवर्नमेंट हुज हेड इंजॉय रियल पावर। एंड ऑप्शन डी है अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। सो B can be the right answer. I think B will be the right answer for this. So this is it. So we have discussed all the questions of polity sections.